नमस्कार। मेरे ऑफिस में मैंने एक सीनियर एम्प्लॉय का पेंशन अप्लाई करने के लिए उसका एग्जिट किया। उसके 1 या 2 दिन बाद उसने पेंशन के लिए अप्लाई किया और फिर से 2 या 3 दिन के अंदर अंदर उसका पेंशन प्रोसेस हो गया। फिर इसको पेंशन क्रेडिट हो गया। फिर एक दिन उस एम्प्लॉय ने अपना पेंशन का स्लिप डाउनलोड किया। जब उसने पेंशन का स्लिप डाउनलोड किया तो उसको ये पता चला कि उसकी एलिजिबल पेंशन अमाउंट से कुछ पैसा कम मिला। एम्प्लॉय ने उस रीजन को पता करने के लिए मेरे पास आया, बोला एनसीपी क्या है। तो आज की इस एपिसोड में हम बात करेंगे एनसीपी के बारे में। एनसीपी होता क्या है, उसका लिमिटेशन क्या होती है और कैसे एनसीपी आपकी पेंशन को अफेक्ट करता है। ये शुरू करते हैं। सबसे पहले एनसीपी होता क्या है। एनसीपी का फुल फॉर्म है नॉन कंट्रीब्यूशन पीरियड। यानी जिस महीने या जिस दिन में एक एम्प्लॉई अपना पीएफ कंट्रीब्यूशन फाइल नहीं कर रहा है, उस दिन को या उस महीने को नॉन कंट्रीब्यूटरी पीरियड माना जाता है। यानी पीएफ को लगता है कि उस दिन एम्प्लॉय ने सर्विस प्रोवाइड नहीं किया है। क्या रीजन हो सकता है? अगर किसी भी एम्प्लॉय ने महीने के बीच में ज्वाइन किया है या महीने के बीच में रिजाइन किया है तो उसको नॉन कंट्रीब्यूटरी पीरियड माना जाएगा। मान लीजिए एक एम्प्लॉय ने 15 तारीख को जॉब से रिजाइन किया, 20 तारीख को एक नया कंपनी में ज्वाइन किया। बीच का ये जो 5 दिन किसी ने उसका कंट्रीब्यूशन फाइल नहीं किया है तो उसको एनसीपी डेज माना जाएगा। दूसरा रीजन ये हो सकता है एलडब्ल्यूपी यानी लीव विदाउट पे। यानी आपने आपके एचआर को बोल के लीव तो ले लिया है, लेकिन बाद में पता चला आपके अकाउंट में लीव है ही नहीं, तो आप लीव अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, तो उस दिन को एलडब्ल्यूपी माना जाएगा। उस दिन की अगेंस्ट पे आपकी पीएफ फाइल ही नहीं होगी। नेक्स्ट है एब्सेंट विदाउट पे। इसका मतलब है आप बिना बताए आपकी सर्विस से अब्सकॉन्ड हो जाते हो, तो उस पीरियड के लिए आपकी एम्प्लॉयर आपकी पीएफ कंट्रीब्यूशन फाइल ही नहीं करेगी। उस पीरियड को एनसीपी माना जाएगा। अगला है सस्पेंशन विदाउट वजह। यानी आपको आपकी एम्प्लॉयर ने सस्पेंड कर दिया है और उसके बदले सब्सिस्टेंसी अलाउंस या सस्पेंशन अलाउंस दे ही नहीं रहा है, तो उस केस में आपके जितने दिन तक आप सस्पेंशन में हो उतने दिन के लिए आपकी एनसीपी डेज कैलकुलेट किया जाएगा। तो उतने दिन तक आपका पीएफ कंट्रीब्यूशन फाइल ही नहीं होगा, यानी उस पीरियड को एनसीपी माना जाएगा। तो ये एनसीपी डेज इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? पेंशन के लिए जो सर्विस पीरियड कैलकुलेशन होती है वो कंट्रीब्यूटरी पीरियड की बेसिस पे ही कैलकुलेट होती है। यानी जितने दिन तक आप कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हो उस पीरियड को सर्विस पीरियड मानी ही नहीं जाएगी। अगर आपकी एनसीपी डेज बढ़ता है, आपकी कंट्रीब्यूटरी डेज कम हो जाती है। अगर कंट्रीब्यूटरी डेज कम हो जाती है तो आपकी पेंशनेबल सर्विस कम हो जाएगी। दूसरा, जब आपकी कंट्रीब्यूटरी सर्विस कम होगी, आपकी पेंशन की एलिजिबिलिटी भी अफेक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एम्प्लॉय की पेंशन की एलिजिबिलिटी के लिए 10 साल जरूरी होता है। एक एम्प्लॉय ने 10 साल काम किया है लेकिन उसमें से 6 महीने वो सस्पेंड था, यानी उसी 6 महीने के लिए उसकी पीएफ कंट्रीब्यूशन फाइल हुआ ही नहीं है। तो पीएफ के लिए उस एम्प्लॉय की सर्विस पीरियड है 9.5 मंथ्स, तो पेंशन के लिए एलिजिबल ही नहीं होगा। और तीसरा, आपकी पीएफ विड्रॉल के लिए, पेंशन के लिए और ईडीएलआई के लिए कंटिन्यूअस सर्विस को कंसिडर किया जाता है। अगर बीच में आपका गैप रहेगा या कंट्रीब्यूशन फाइल नहीं होगा या एनसीपी डेज डिक्लेयर किया जाएगा तो आपकी सर्विस को कंटिन्यूअस सर्विस मानी नहीं जाएगी, तो अल्टीमेटली आपकी पेंशन को अफेक्ट करेगा। अभी ये समझने की कोशिश करते हैं कैसे एनसीपी डेज कम होने से आपका पेंशन भी कम हो सकता है। अभी ये एज्यूम करते हैं कि किसी भी एम्प्लॉय का जो सर्विस पीरियड है वो 20 साल है और हमारे आइडियल केस के हिसाब से कोई अनपेड मंथ उसका है नहीं, मतलब एनसीपी डेज 0 है और उसकी पेंशनेबल सैलरी 15,000 है। अगर 15,000 से ज़्यादा भी हो
तो उसका सीलिंग 15,000 रहेगा। जब टोटल एम्प्लॉयमेंट 20 साल है, उसकी पेंशनेबल सर्विस भी 20 साल हो जाएगी। अब पेंशन अमाउंट कैसे कैलकुलेशन की जाती है? पेंशनेबल सर्विस मल्टीप्लाइड बाय पेंशनेबल सैलरी, पेंशनेबल सैलरी डिवाइडेड बाय 70। सर्विस यानी 20 साल, पेंशनेबल सैलरी 15,000 डिवाइडेड बाय 70। तो उसके आइडियल केस में 4,286 रुपीज़ आती है। अब मान लीजिए उसको सस्पेंशन किया गया है 1 साल के लिए, और उस पीरियड में उसका पीएफ भरा नहीं गया है, तो उसका कंट्रीब्यूशन भरा नहीं गया है, तो उसका एनसीपी डेज आती है 1 साल यानी कि 12 मंथ। तो उस केस में बाकी सब सेम रहेगी। पेंशनेबल सैलरी उसका 15,000 रहेगा, लेकिन जो सर्विस है, पेंशनेबल सर्विस है, वो 20 साल के बदले 19 साल हो जाएगी। तब ये कैलकुलेशन आएगा कि 15,000 मल्टीप्लाइड बाई 19 डिवाइड बाई 70, तो आ जाएंगे 4,000। तो उसका टोटल पेंशन अमाउंट आती है 4,071 रुपीज़। अब हर महीने उसको ये डिफरेंस आएगी 214 रुपया कम आएंगे। अगर उसने एनसीपी नहीं होता तो उसको 4,286 रुपये आते हैं। अगर एनसीपी हो गया है 1 साल तो 4,071 रुपये आ रहे हैं। तो उसको हर महीने 214 रुपया कम मिल के आएगी। अगर मैं यहाँ पे ये मान लेता हूँ कि उस आदमी को 60 साल के बाद वो 20 साल और जिएगा, तो 20 साल तक उसको पेंशन आनी चाहिए। तो अगर मैं एज्यूम करता हूँ टोटल सर्विस उसका 20 ईयर, तो उसको कितना लॉस होगा? तो अगर एक एम्प्लॉय को हर महीने 214 रुपया कम आता है, तो 1 साल को मल्टीप्लाइड बाय 12 और 20 साल तक मल्टीप्लाइड बाय 20, तो उसको टोटल टेन्योर में लगभग 50,000 रुपया कम जा रहे हैं। तो अगर आपकी एनसीपी डेज कम हो जाती है, तो ये इम्पैक्ट आता है आपकी पेंशन में।